हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पाठ 10 दूरी एवं उनका मापन को अच्छी तरह से समझा था और उसको ख़त्म किया था पढ़कर। आज बारी है इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और समझते हैं। आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है वीडियो स्किप कर जाते हैं और सिर्फ इंतज़ार करते हैं कार्यपत्र का या प्रश्नों का, जो कि गलत है। तो पहले टॉपिक को समझिए, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो तो वैसे भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, वायु, जल तथा थल का पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन साधनों में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण देने हमने। यानी जो साधन जो है ना वायु में उपयोग किए जाते हैं परिवहन के साधन, उनके दो उदाहरण देने हमने। और जो थल में किए जाते हैं उसके भी दो उदाहरण, थल होती है ज़मीन, और जो जल में उपयोग होते हैं उसके भी दो। तो वायु में होते हैं कौन कौन से, आपको पता ही है? बताइए कौन कौन से होंगे। एक तो आपको पता ही है, वायुयान, एरोप्लेन जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। और दूसरा, एक तो वायुयान हो गया, और दूसरा कौन सा उदाहरण होगा परिवहन का? शाबाश शाबाश बोलिए। वायुयान है हमारा, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये आपको वायु में उड़ने वाले कम से कम दो उदाहरणों का नाम देंगे। दूसरा है जल। जल में कौन कौन से हमारे यान उड़ते हैं या कौन कौन से परिवहन के साधन हैं जल में जैसे हमारे कौन सा होता है, बहुत बड़े हवाई जहाज जल में उड़ते हैं, ठीक है। जल में हम चलते हैं, जिसके द्वारा चलते हैं युद्ध जो पोत होते हैं बड़े बड़े, और साथ में किश्तियाँ और बड़े बड़े बोट्स। तो ये जल में चलने वाले हमारे साधन हैं। तीसरा है हमारा थल। थल हमारा ज़मीन। अब ज़मीन में हमारे कौन कौन से साधन चलते हैं? ज़मीन में हमारे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बस है, रेलगाड़ी है, गाड़ी है, कार है आदि। तो आप प्रत्येक जगह पर जो है दो दो साधनों का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ आया। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, 1 मीटर में डैश डैश सेंटीमीटर होते हैं। अब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ख, 5 किलोमीटर में डैश डैश मीटर होंगे। अब देखो 5 किलोमीटर में, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे आपके? 5000 मीटर। कितने होंगे? 5000 मीटर। 5 किलोमीटर में होंगे आपके 5000 मीटर। ग, झूले पर किसी बच्चे की गति। अब झूले पर किसी वस्तु की गति कैसी होगी बताइए? ये झूला है, यहाँ से बच्चा इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये कौन सी गति होगी? झूले पे किसी वस्तु की बच्चे की गति होगी दोलन गति, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाता है पीछे आता है। इस प्रकार घ, किसी सिलाई मशीन की सुइयों की गति। अब सिलाई मशीन की सुइयों की गति कैसी होगी? देखिए, एक मशीन जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है अपनी गति रिपीट कर रही है बार बार, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कौन सी गति होगी? सिलाई मशीन की सुइयों की गति। इसको बोलते हैं आप आवर्ती गति, ठीक है। किसी साइकिल के पहिए की गति। अब साइकिल के पहिए की गति कैसी होगी? ये है साइकिल का पहिया, मैंने आपको बताया एक निश्चित समय के बाद जो है अपनी दूरी को दोबारा रिपीट करता है, तो ये गति को होगी वर्तुल गति। साइकिल के पहिए की गति होगी वर्तुल गति। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्न नंबर 2 भी होता है, ये भी आपको समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 3 तक बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? आपका पैर है या कदम है, उसका उपयोग जो है लंबाई के मानक मात्रा के रूप में इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी के पैर बड़े होते हैं। तो अगर हम किसी कदम अथवा पैर का उपयोग करेंगे तो उसमें जो है दुविधा रहेगी और सही मात्रक नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम इसको मानक मात्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है।
प्रश्न नंबर 4 की तरफ, निम्नलिखित में लंबाई के बढ़ते परिमाणों की व्यवस्थित कीजिए। अब इनमें बढ़ते, सबसे छोटा पहले आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा क्या आएगा? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है या मिलीमीटर है? तो सबसे छोटा है आपका मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद होगा बड़ा आपका सेंटीमीटर, फिर आएगा आपका मीटर और फिर आएगा किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले आएगा मिलीमीटर, सबसे पहला आएगा आपका मिलीमीटर, दूसरा आएगा आपका सेंटीमीटर, तीसरा आएगा आपका मीटर और चौथा आएगा आपका किलोमीटर। तो इस प्रकार आप इनको बढ़ते क्रम में निर्दिष्ट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, ठीक है, 1.65 मीटर है। इसे हमने सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और कितने मिलीमीटर होते हैं। उसको क्या लिखेंगे आप? किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, तो एक व्यक्ति की लंबाई, दी गई लंबाई कितनी है? पहले लिखेंगे आप व्यक्ति की दी गई लंबाई 1.65 मीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसीलिए व्यक्ति की लंबाई 1.65 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.65 इंटू 100, तो कितना आएगा ये आएगा आपका फिर कितना मीटर हो जाएगा? 1.65 गुणा 100, जो आप करोगे गुणा तो आ जाएगा आपका फिर 1650, है ना। तो ये 1650 हुई या कितनी हुई? 165 मीटर हुई, 165 मीटर। उसके बाद सेंटीमीटर में हमने करनी है, तो ये हुई 165 सेंटीमीटर। कितनी हुई? 165 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में इसकी आई दूरी लंबाई 165। और मिलीमीटर में तो आपको पता है 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10। 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 10 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए आपके फिर? अब आपको पता है 1 मीटर में हुए 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर, यानी तो 1 मीटर में हुए आपके कितने मिलीमीटर हुए? 1 मीटर में आपके 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में हुए 1000 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ओके। तो इस प्रकार आपको 1.65 मीटर कितना होगा? 165 इंटू 1000 कितना आएगा? 1। अब 1000 है तो हमें कितना करना पड़ेगा? इसको 2 डॉट छोड़ के लगाना पड़ेगा। तो कितनी मीटर हुई आपकी? 1650 मिलीमीटर, ठीक है। कितनी आई? 1650 मिलीमीटर। तो किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, तो उसकी जो सेंटीमीटर में होगी वो होगी आपकी 165 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होगी? 165 सेंटीमीटर। और इसकी जो दूसरी लंबाई होगी मिलीमीटर में, तो वो होगी आपकी 1650 मिलीमीटर। तो इस प्रकार जो है आप इसको माप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आपको बता रखा है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। राधा के घर और स्कूल, यानी घर से लेकर स्कूल की दूरी है 3250 मीटर। अब इसको हमें किलोमीटर में बदलना है। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है आपका 3250 मीटर, ठीक है। तो ये अब आपको पता है इसमें कितने मीटर है? किलोमीटर में 1000 मीटर। तो आप क्या करोगे? एक मिनट दोबारा से करता हूँ। आप 3250 दिया ना आपको, आप क्या करोगे? तो लिखोगे आप राधा के घर से स्कूल की दूरी इज इक्वल टू 3250 मीटर, ठीक है। अब इसको मैं किलोमीटर में बनाया तो लिखूंगे राधा के स्कूल से घर की दूरी इज इक्वल टू 3250
बटा 1000। 1000 कहाँ से आया? क्योंकि हम जानते हैं, ये भी लिखेंगे आप, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा, आगे क्या आएगा फिर आपका 3.25। क्या आएगा? 3.25। तो राधा के घर से लेके स्कूल की दूरी कितनी हुई? 3.25 किलोमीटर। ठीक है, ये आई आपका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है तथा दूसरे का पाठ्यांक 3.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? अब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था कि पैमाने का अगर मान लीजिए पहला सिर टूटा हुआ है तो हम वहाँ से 0 नहीं मानते, हम अगले पैमाने से मानते हैं। तो इन्होंने शुरू वाला पैमाना जो मानक है वो माना आपका 3.0 यानी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया 0 वाला ना, और 33.1 होगा फाइनल। तो आपकी दूरी कितनी हुई? हम क्या करेंगे, घटाएंगे, मैंने बोला था ना फिर, तो घटाना पड़ता है। तो स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई कितनी होगी? 33.1 माइनस 3 कितनी आएगी आपकी फिर? 30.1 सेंटीमीटर। ये हुई आपकी सिलाई की बुनने वाली सिलाई की दूरी या लंबाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। चलते हुई साइकिल के पहिए की कौन सी गति है? साइकिल के पहिए की गति कौन सी है? वर्तुल गति है। वर्तुल गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद दोबारा से अपनी पोजीशन, पहले वाली पोजीशन पे पहुंचती है तो उसको बोलते हैं हम वर्तुल गति। और ये जो चलते हुए पंखे की छत की जो पंखियां हैं उसकी गति है आवर्ती गति। आवर्ती गति है। आवर्ती गति क्या होती है? ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा रिपीट हो, वो गति दोबारा होती रहे। देखो वर्तुल और उसमें अंतर क्या है? वर्तुल हुई वो गति जो एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित दूरी करने के बाद दोबारा पहले वाली स्थिति में आ जाए, पहली वाली जगह पे। ठीक है, जैसे ये टायर है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ से चला ये ऐसे 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 चला, ठीक है, और फिर ये बी पे, तो ये आगे को चला ना, ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे, यहाँ दोबारा इस दूरी पे ये ए से बी तक पहुँच गया दोबारा से, यानी ये पॉइंट यहाँ से चला इधर से ए से और आगे आगे आते हैं यहाँ तक पहुँच गया, तो ये हुई वर्तुल गति। जबकि आवर्ती गति आपको पता है कि पंखे की पत्तियाँ जो है एक निश्चित समय यानी 1 सेकंड के बाद दोबारा घूमती हैं सारी, तो वो हुई आवर्ती गति। अब समानता और असमानता क्या होती है कि दोनों ही अपने चारों तरफ घूमती हैं, ये हुई समानता है, यानी दोनों ही एक निश्चित समय में घूम रही हैं, गोलाकार पाथ में घूम रही हैं, तो दोनों ही गतियों में गोलाकार गति होती है, यह समानता है। असमानता क्या है कि वर्तुल गति में दूरी जो है कुछ समय के बाद दूरी बढ़ती है और दूरी के बाद कुछ समय के बाद वो स्थिति, पहले वाली स्थिति में वस्तु पहुंचती है, जबकि आवर्ती गति में ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार ये समानताएं और असमानताएं हैं। प्रश्न नंबर 9 मैं उम्मीद मुझे है कि आपको ये प्रश्न नंबर 8 तक जब भी मैंने जितने बताए वो सारे समझ आए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापते हैं तो आपकी माप किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएगी उसमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो सबसे पहले तो हम दूरी का मापन किसी लचीले फीते से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लचीला फीता होगा तो उसमें मापक जो है सही नहीं आएंगे और मापक की दूरी ज़्यादा माप ली जाएगी। ठीक है, कैसे? ये मान लीजिए आपकी कोई डंडा है, इसकी दूरी आपने मापनी है तो लचीला फीता ऐसे हो गया यहाँ से यहाँ तक, जबकि इसको होना चाहिए था ऐसे, तो यहाँ से कम दूरी मापेंगे लेकिन यहाँ से यह ज़्यादा दूरी मापेगा तो दूरी में अंतर आएगा। ठीक है। नंबर 2, ये तो गया इसका प्रॉब्लम क्यों नहीं कर सकते हम दूरी को मापने के लिए हम लचीले फीते का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दूरी का सही मापन पता नहीं लग सकता। अब इसमें क्या क्या समस्या आएंगी? इसमें समस्या ये आएगी कि कभी दूरी जो है कम आ जाएगी तो कभी ज़्यादा भी आ सकती है। हालांकि कम तो आएगी नहीं, ज़्यादा ही माप सकते हैं और हम एग्जैक्ट दूरी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 लास्ट है इसका 10वां, आवर्ती गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप बच्चों ने आवर्ती गति के 2 उदाहरण देने, मैंने बहुत सारी गतियाँ बताई है आपको। नंबर 1 आवर्ती गति का उदाहरण घड़ी के सेकंड की सुई, तो ये आवर्ती गति है। दूसरा नंबर 2 आपका
पंखा, पंखे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों की जो गति होगी उसको बोलेंगे हम आवर्ती गति। वो भी एक निश्चित अंतराल के बाद जो है गति कर रही होती है। इसके अलावा 2 ही काफ़ी हैं, बहुत से उदाहरण है, 2 ही पूछा तो आप ये दोनों दे सकते हो। तो बच्चों उम्मीद है मुझे ये सारे के सारे 10 के 10 प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपने इनको अच्छी तरह से समझा होगा। जहाँ आपको समझ नहीं आए वहाँ वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से मुझे सुने और अच्छी तरह से इनको समझें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं, जिसके द्वारा हमने पार्ट 10 को पूरी तरह ख़त्म किया। उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को करके हमने समझ के ख़त्म किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।